हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो मारुति सुजुकी ने अपनी ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है और बहुत से लोगों की उम्मीदों के उलट उसमें कुछ फीचर्स अच्छे जोड़े गए हैं और कुछ अच्छे फीचर्स जो उनको जोड़ने चाहिए थे और उन्होंने नहीं जोड़े हैं। तो मेरा नाम है सौरभ सक्सेना और मेरे पास 5 साल से विटारा ब्रेजा है। तो मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है और जो चीज़ें आपके पास गाड़ी में होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम बायर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इस बार मारुति ने ब्रेजा के अंदर दो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन रखा गया है। 1.5 लीटर का K15 का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो पहले आता था वो आज भी आ रहा है। बस उसमें जो गियर बॉक्स है 5 स्पीड मैनुअल से 6 स्पीड मैनुअल कर दिया गया है और इसी के साथ इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट का भी ऑप्शन होगा। और जो सीएनजी भी लगेगी वो 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ ही जो है सीएनजी लगेगी। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्रिएट किया है जो कि इन्होंने फ्रॉन्क्स से ही उठा लिया है, बस उसको थोड़ा सा और अच्छे से ट्यूनअप कर दिया है ताकि उसकी जो पावर है और टार्क है वो बढ़ जाए। वो है 1.0 लीटर का, मतलब 1 लीटर का टर्बो चार्जर, टर्बो बूस्ट नाम से जो है उन्होंने उसको लॉन्च किया है। अब वो जो है आपको एलएक्सआई से लेके जेडएक्सआई प्लस तक आप दोनों में जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चाहिए कि आपको 1 लीटर का जो है टर्बो चार्जर वाला इंजन चाहिए। टर्बो चार्ज के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, टर्बो चार्ज में जो आपके एग्जॉस्ट से जो गैस निकलती है, टर्बो चार्ज उसको दोबारा रीयूज में लेता है और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब वो इंजन में दोबारा उस गैस को भेजता है, उस हवा को भेजता है, जिससे कि जो है गाड़ी में पंच आता है, गाड़ी की स्पीड थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन इसके लिए लगभग 1700-1800 आरपीएम पे आपका इंजन होना चाहिए, तभी आपका टर्बो चार्जर काम करेगा। तो अगर आप जब सिटी ड्राइव करेंगे और थोड़ा स्लो में गाड़ी चलाएंगे तब आपका टर्बो चार्जर आपको टर्बो लैग देगा, कि मतलब आपको पावर की कमी महसूस हो सकती है जब तक आप 1700-1800 आरपीएम में नहीं जाएंगे, और वो शहर के अंदर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप हाईवे ड्राइविंग करते हैं तो टर्बो चार्जर आपके लिए अच्छा है, अच्छी एनर्जी आपको महसूस होगी, छोटे इंजन के बावजूद आपको एक अच्छी पावर गाड़ी में महसूस होगी। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है 1.5 लीटर का, तो 1500 सीसी का जो ऐसा इंजन है जो पहले से चला आ रहा है ब्रेजा के साथ में, मेरे टाइम से, मतलब जो मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है वो भी 1.5 लीटर K15 का ही उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा हुआ है। उसके साथ एक अच्छाई ये है कि उसको कोई भी किसी भी तरह का ड्राइवर चलाए, लगभग उसमें जो है 16-17 का एवरेज मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा ड्राइवर के चलाने के तरीके से फ़र्क पड़ता हो। वो बहुत ही स्मूथ और रिलायबल इंजन है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है और आराम से चलता है। उसके साथ दिक्कत क्या होती है, हाईवे पे कभी कभी जब आप ओवरटेकिंग के लिए जाते हैं तो आपको पावर की कमी महसूस होती है। तो जितने भी लोग मैनुअल गाड़ी चलाते हैं उनको पता है, जब पावर की कमी महसूस होती है तो गियर को एक स्टेप डाउन कर दिया जाता है, मतलब अगर 5th गियर पे है तो 4th गियर पे कर दिया जाता है, तो उससे आरपीएम हाई हो जाता है और अपने आप ही पावर की कमी जो महसूस होती रहती है वो कम हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो चलती आ रही है, गाड़ी जो चला रहे हैं उनको ये पता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आपको किसको गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए। तो ये हो गई। और जो मारुति ने उसका रेट बताया है, अभी केवल उन्होंने एलएक्सआई वेरिएंट का मतलब इंट्रोडक्टरी प्राइस बताया है, बाकी वेरिएंट के प्राइस लिस्ट अभी नहीं आई है। मैंने अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले मारुति की साइट पे चेक किया था, उस पर प्राइस मुझे नहीं मिला। केवल ये मिला कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब जो एलएक्सआई वेरिएंट का प्राइस है वो है 7,39,900। उसको आप मोटा मोटा 7,40,000 पकड़ के चलिए। 1 लाख रुपए गाड़ी को जो एक्स शोरूम प्राइस होती है उसमें 1 लाख रुपए लगभग जुड़ जाता है ऑन रोड आते आते, तो 8.5 लाख रुपए में आपको ऑन रोड एलएक्सआई वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इस बार जो है एक और, हाँ, इस बार कुछ चीज़ें और अच्छी हुई हैं, जैसे अब आप उसको अच्छी भी कह सकते हैं या जो भी आपका मन करे। मैं इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। मारुति ने इस बार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की है, ग्लोबल एनकैप में नहीं। पिछली बार जो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी जो ब्रेजा पुरानी ब्रेजा की हुआ करती थी वो ग्लोबल एनकैप की थी, इस बार भारत एनकैप की।
और भारत एनकैप के बारे में आप जान ही रहे हैं, लगभग सारी गाड़ियाँ 5 स्टार लेके आ रही हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि जो ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का नशा है ये क्यों नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय बोलते हैं ना कि मेरी गाड़ी तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली है, मैं मार दूंगा तो क्या हो जाएगा। मैं उस पर अलग वीडियो बना के बात करूंगा। तो अब ये चीज़ नॉर्मल है कि जो टर्बो चार्ज वाला इंजन है वो आपको 7,40,000 में नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल ही नहीं पाएगा। टर्बो चार्ज वाले इंजन थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं बनाने में, और मेंटेनेंस में भी वो कॉस्टली होते हैं। जब भी उसका टर्बो चार्ज खराब होगा तो वो आपको काफ़ी मोटा पड़ेगा खर्चा उसका। इसके अलावा मारुति ने कुछ चीज़ें इस बार अच्छी की हैं, जैसे 6 एयर बैग कंपलसरी हो गया है, मतलब स्टैंडर्ड है, सारे वेरिएंट में आएगा। ESP, हिल असिस्ट, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, सारी गाड़ियों में ये आएगा ही आएगा। मतलब चाहे आप बेस खरीदिए चाहे टॉप खरीदिए, टॉप में कुछ चीज़ें और अच्छी होती हैं, ख़राब नहीं होंगी, मतलब ये स्टैंडर्ड चीज़ें रहेंगी। रियर AC वेंट भी इस बार जो है इंडियंस की मेंटेलिटी को समझते हुए मारुति ने इसको भी कंपलसरी कर दिया सारे वेरिएंट में, कि पीछे हवा के लिए एक AC वेंट लगे होने चाहिए। एक्चुअली वो ब्लोअर ही होता है जो हवा आगे वाली खींच के पीछे फेंकता है, लेकिन ठीक है, लोगों को संतुष्टि रहती है कि पीछे भी रियर AC वेंट लगे हुए हैं। अलग से AC नहीं लगाना होता है, केवल एक वेंट लगाना होता है, वो केवल एक ब्लोअर लगाना होता है। इसके अलावा पावर स्टीयरिंग तो नॉर्मल सी बात है, टिल्ट भी आजकल नॉर्मल सी बात है। टिल्ट का मतलब स्टीयरिंग को नीचे से आप लॉक खोल के एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, कि आपको कहाँ पे रखना है अपने हिसाब से। कीलेस एंट्री, ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने कीलेस एंट्री जो है बेस वेरिएंट से ही कर दिया है, कि आपको चाबी लगा के गाड़ी नहीं खोलनी है, आप उसे रिमोट से खोल सकते हैं। इसके अलावा ऑल 4 पावर विंडो, ये सब चीज़ें मारुति ने LXi में दिया है। लेकिन जो चीज़ LXi में नहीं दे रखा है, और अगर वो दे रखा होता तो LXi ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता, वो है इन्फोटेक सिस्टम। जो पहले गाड़ियाँ आती थी जब मेरे टाइम पे, LXi वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा बिका है इनका, ये 18 से 21 तक में LXi वेरिएंट बहुत बिका। उसकी वजह ये थी कि उसमें सब कुछ आता था, यहाँ तक कि जो है ऑडियो के लिए भी कुछ बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ उसमें आता था लगा हुआ। तो अब इन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम ही निकाल दिया है, उसका स्पेस दे रखा है लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है उसमें। तो इसके लिए जो है यूजर के लिए वो ज़रूरत की चीज़ है, वो तो उसको लगवानी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो रियर वाली सीट है उस पर हेडरेस्ट जो है मारुति ने बहुत पहले से हटा रखा है। LXi में हेडरेस्ट हटा के पता नहीं कितना बचा लिया जा रहा है, मुझे नहीं पता। इसके अलावा जो एक स्टेपनी मिला करती थी, स्टेपनी गाड़ी से पूरी तरह से हटा दी गई है, चाहे वो CNG वेरिएंट हो चाहे पेट्रोल वेरिएंट हो। अब CNG अब जो है आपका टायर का जो है रिपेयर किट डाल दी गई है, पंचर रिपेयर किट। अब पंचर रिपेयर किट इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पे गाड़ी के टायर फट जाते हैं, कील धस जाती है, उसमें कुछ ऐसा लग जाता है कि वो रिपेयर होने लायक ही टायर नहीं बचता है, वहाँ पे जब वो टायर रिपेयर लायक ही नहीं होता है तो उसमें आप कैसे पंचर रिपेयर किट से काम चलाएंगे। तो मेरा तो सजेशन ये है कि जो भी लोग गाड़ी खरीदते हैं, अगर उनकी गाड़ी में नहीं आ रही है स्टेपनी, तो अपनी तरफ से उन्हें स्टेपनी खरीद के एक रख लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये रिक्वायर्ड है, वरना आप किसी दिन तगड़ा फंसेंगे। इसके अलावा LXi वेरिएंट में आप टर्बो वाला भी ले सकेंगे और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी ले सकेंगे, लेकिन ये जो प्राइस है मुझे लगता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ही है, क्योंकि टर्बो जो है 7.5 लाख में नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जब आप जाते हैं तो इसके ऊपर LXi के ऊपर मारुति में VXi आता है। लगभग ये लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है कि VXi वेरिएंट में सब कुछ होता है और हमको वही खरीदना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको VXi वेरिएंट नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि LXi और VXi में केवल ये अंतर है कि जो LXi में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिल रहा था, तो VXi में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, मतलब 7 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाएगी। और इंफोटेनमेंट सिस्टम जब स्क्रीन लगी है तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया, ऑटो कारप्ले, एप्पल कारप्ले, ये सब इसमें आ ही जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जा रहे हैं VXi में, रियर कैमरा आ जा रहा है, क्योंकि स्क्रीन जब लगी गई तो फिर कैमरा एक इंस्टॉल करने में क्या जाता है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए महंगी होती है LXi से VXi।
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाँ ये चीज़ अच्छी है कि VXI में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है और LXI में तो मैनुअल आता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक में ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बस ये है कि जो मैनुअल है वो देखने में अब आजकल अच्छा नहीं लगता है। आजकल लोगों को गाड़ी में प्रीमियमनेस भी चाहिए होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM, जो बाहर दो कांच लगे होते हैं उसको ORVM बोलते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने के लिए आपको अंदर बटन दिए होते हैं। लेकिन जो VXI में जो चीज़ नहीं मिल पा रही है और मुझे लगता है जिसकी इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा अब आज के टाइम में ज़रूरत हो गई है और थोड़े टाइम बाद उसी के पीछे वो भागना शुरू करते हैं, वो है एक अच्छा प्रीमियम इंटीरियर। थोड़े टाइम बाद लोग इंटीरियर से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। खरीदते समय तो लोग सोचते हैं 1-1.5 लाख रुपए बच रहा है, मैं उसको परचेज कर लेता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उसके इंटीरियर से परेशान जाते हैं। जो LXI और VXI होती है उसमें जो हेडलैम्प की यूनिट होती है वो हाइलोजन यूनिट होती है। हाइलोजन लगे होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं लेकिन वो हाइलोजन होते हैं। लेकिन आज के दौर में लोगों को चाहिए होता है LED हेडलैम्प, तो बाद में लोग उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। और मैंने ये चीज़ देखा है कि ब्रेजा की हेडलाइट बहुत डिफरेंस है। LXI और VXI वाली जो हेडलैम्प है वो सस्ते हैं, लेकिन जो ZXI वाले हैं वो महंगे हैं, जो LED में आते हैं उसमें DRL आती है। तो जब आप उसको अगर चेंज कराना चाहेंगे बाहर से तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपको यही सब फीचर, मैंने बहुत से लोगों से बात किया, ज़्यादातर लोगों का क्या रहता है कि ये चीज़ें मेरी गाड़ी में होना चाहिए। तो अगर आप टैक्सी पर्पज़ से देख रहे हैं या एक फैमिली कार के रूप में देख रहे हैं, आपकी पहली कार है और आपका बजट ही जो है 10 लाख से ऊपर अलाउ नहीं कर रहा है, तो VXI आपके लिए परफेक्ट है। आप VXI ले सकते हैं क्योंकि उसमें पीछे की सीट पे हेडरेस्ट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रीमियमनेस भी खोज रहे हैं कि आपकी गाड़ी प्रीमियम भी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका हेडलैम्प कहाँ पे मॉडिफाई कराया जा सकता है, इसमें अलॉय व्हील लगवाया जा सकता है कि नहीं लगवाया जा सकता है। तो इसके लिए इस बार मैंने जो सेलेक्ट किया है, जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो मेरी नज़र में ZXI है। लगभग वो जाके 11 लाख का बैठेगा, लेकिन ZXI में वो सारे फीचर्स आते हैं जो आज के समय में लोगों को रिक्वायर्ड होता है, जैसे सनरूफ, उसके अलावा फॉग लैम्प LXI और VXI में यूनिट आती है केवल, उसमें स्पेस होता है लेकिन लगा नहीं होता है। और जो ZXI है उसमें फॉग लैम्प लग के आएगा, आपका रियर वाइपर रहेगा, डिफॉगर रहेगा। फ्रंट में तो रहता ही है लेकिन रियर में भी जो है आपका वाइपर और डिफॉगर आने लगेगा। और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हो जाएगी। अब टेलीस्कोपिक क्या होता है, टेलीस्कोपिक तो देखिए, जो टिल्ट होता है वो तो स्टीयरिंग को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक में क्या होता है आप आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। कि जैसे आपको पीछे जैसे टेक लेके बैठना है, कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ा पीछे होकर बैठते हैं तो थोड़ा सा आगे खींच सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा घुस के आगे चलते हैं तो उसको पीछे दबा सकते हैं। तो वो भी जो है आपको ZXI से मिलने लगेगा। काम का फीचर्स है, ऐसा नहीं है कि ये काम का फीचर नहीं, ये ड्राइवर के लिए सच में काम का फीचर है। इसके अलावा जो आपको DRL वाली समस्या है कि लोगों को DRL चाहिए होता है, LED सेट हेडलैम्प चाहिए होते हैं, वो मिलने लगेगा। अलॉय मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा, वायरलेस कार चार्जिंग मिलेगी, कूलिंग पैड के साथ कि मोबाइल भी आपका गर्म नहीं होगा। लेकिन कई बार लोग ये नहीं समझते हैं कि वायरलेस जो चार्जर उसमें मिल रहा है वो तभी यूज कर पाएंगे जब आपका मोबाइल उस लायक होगा। आपके मोबाइल में भी तो सपोर्ट करना चाहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं वायरलेस कार चार्जर इस गाड़ी में नहीं है, तो अगर आपका मोबाइल उस लायक नहीं है कि वो वायरलेस कार चार्जर को सपोर्ट करे तो फिर आपको फ़ायदा ही क्या है उसका। तो अगर वैसे ही 11 लाख रुपए खर्च करने वाले के पास मुझे लगता है ऐसा फ़ोन होगा कि वो वायरलेस मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा जो भी आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स होते हैं वो आपको ZXI में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि इंजन कौन सा आपको चाहिए और ऑटोमेटिक चाहिए कि मैनुअल चाहिए। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑटोमेटिक तो औरतें केवल चलाती हैं, क्या ऑटोमेटिक लेना सही रहेगा। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके भी वो रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। ऑप्शन आपके इस मारुति में पूरे हैं। इसके अलावा ZXI प्लस ऑप्शन होता है, ये तो सबको पता है कि उसमें डुअल टोन मिल जाता है कि छत अलग कलर की और गाड़ी अलग कलर की। थोड़ा सा ज़्यादा पैसे हैं जिसके पास वो 360 कैमरा मांगने लगता है।
इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट की आजकल लोगों को डिमांड होती है, तो ZXi प्लस में मिलेगा। ABS लेवल 1 का जो है कुछ फीचर्स आपकी गाड़ी में लेवल ZXi प्लस में मिलने लगेगा। लेकिन ZXi प्लस उन्हीं के लिए होता है जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हों, और क्योंकि जब आप ZXi प्लस वाले वेरिएंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप दूसरी गाड़ी के जो है वेरिएंट में एंटर होने लगेंगे, मतलब दूसरे सेगमेंट को, इसके ऊपर वाले सेगमेंट पे आप गाड़ियाँ उसी रेट में पाने लगेंगे। तो फिर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आप ग्रैंड विटारा वाले प्राइस में ब्रेजा का टॉप मॉडल खरीद रहे हैं। ग्रैंड विटारा आने लगेगी उस रेट में, तो मेरी नज़र में तो नहीं वर्थ होता है। बाकी बहुत से लोग लेते भी हैं ZXi प्लस। बस एक चीज़ को ये समझिएगा, जो गाड़ी लेते समय जो आप छोटे छोटे, जैसे आप सोचते हैं कि 1 लाख रुपए कम में गाड़ी ले पा रहे हैं, तो इसका ये तरीका होता है कि अगर आप उन फीचरों के साथ जो गाड़ी के साथ आ रहे हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, तभी वो जो है वो वाला वेरिएंट चूज करिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो गाड़ी खरीदते हैं मुझसे लगभग 6 महीने 7 महीने बाद ये पूछने लगते हैं कि इसका इंटीरियर कहाँ पे मैं चेंज करा सकता हूँ, एक्सटीरियर चेंज कराने में, फॉग लैम्प चेंज कराने में, हेडलाइट चेंज कराने, क्या मेरी वारंटी तो वाइड नहीं हो जाएगी, या मेरे जो है कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी वारंटी के साथ, या जो इंश्योरेंस है उसके क्लेम में तो कोई दिक्कत नहीं आने लगेगी। तो देखिए होता क्या है, अगर आपकी गाड़ी में कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी आपको वो फीचर्स, वो चीज़ें लगा के देती है जो आपकी गाड़ी के साथ आया रहता है। और वो कैसे पता चलता है, वो चेजिस नंबर से निकाल लेते हैं कि गाड़ी में क्या क्या लग के आता है उस समय, तो वही चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लगवाते हैं, भले आप एजेंसी पे ही लगवाते हैं, तुरंत लगवाते हैं, वो एसेसरीज में चला जाता है। या तो आप इंश्योरेंस में उस एसेसरीज का ऐड ऑन लीजिए, वरना फिर वो आपके किसी मतलब की नहीं रह जाएगी। और फ्यूचर में कभी भी एक्सीडेंट के केस में अगर वो चीज़ आपकी डैमेज होती है तो उसको आपको अपने पास से फिर से भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि अलॉय व्हील तक अगर आपको लगवाने का प्लान है तो आप परचेज करते समय ही एसेसरीज में मत लगवाइए, वो आप वो वेरिएंट ही परचेज कीजिए जिसमें वो लग के आता है कंपनी फिटेड, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। क्योंकि वो चीज़ें जो है तब कोई मतलब की होती हैं, और जो आप अलग अलग लगवाते हैं तो आपको महंगा ही पड़ जाता है। जैसे आपको 1 लाख 1.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है VXi से ZXi के बीच में, और आप जब देखिए तो 4 अलॉय व्हील ही होते हैं, तो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का एक अलॉय व्हील पड़ेगा। 15 चौका 60 हज़ार का तो अलॉय व्हील ही हो गया। इसके अलावा प्रोजेक्टर जो आपका फॉग लैंप लगेगा वो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का होता है, 70 हज़ार हो गया, 60 10 70। इसके अलावा हेडलैम्प जो होते हैं, जो ये मान के चलिए जो हाइलोजन वाले होते हैं उसमें, और जो आपका LED वाला आता है इसमें लगभग 20-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतना तो हो ही जाएगा। तो ये कुल मिला के आप जोड़ेंगे तो आप नुकसान में ही रहते हैं जब आप एक एक करके अलग अलग चीज़ लगवाते हैं। एक साथ जो आप वेरिएंट चेंज करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा अगर आपको टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बीच में कन्फ्यूजन है आपको, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में चलाने वाले कई तरह के लोग हैं, और आपकी मिक्स रनिंग है कि आप सिटी में भी चलते हैं, हाईवे पे भी चलते हैं, तो आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही परचेज करना है। लेकिन अगर आप जैसे अकेले गाड़ी चलाने वाले हैं और आपकी हाईवे ड्राइविंग रहती है, आप फन टू ड्राइव करना पसंद करते हैं, मतलब तेज़ चलना पसंद करते हैं, 1600-1700 RPM के ऊपर ही रहते हैं लगभग आप, तो आपके लिए 1.0 लीटर वाला जो आपका टर्बो बूस्टर जेट है वो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इस समय फ्यूल को लेके वैसे ही समस्या चल रही है। टर्बो में टर्बो ख़राब होने का फ्यूल की वजह से ज़्यादा चांस रहता है, मेंटेनेंस भी हाई होती है, तो एक बार इसके विषय में सोचिएगा। बाकी ये सब चीज़ें पहले से आ रही हैं। मारुति ने बलेनो में टर्बो RS जो लॉन्च किया था गाड़ी, वो इंजन तो हमेशा से अच्छे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने परचेज नहीं किया था। नॉर्मल जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है लोग उसको परचेज करते हैं, क्योंकि टर्बो की वजह से अब टर्बो वाला जो है वो 3 सिलेंडर इंजन है, तो उस हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा तो प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन अगर आप फन टू ड्राइव हाईवे वाले पूरे हैं तो आप ख़रीद लीजिएगा। बाकी अगर काफ़ी लोग चलाने वाले हैं
तो मेरा तो सजेशन 1.5 लीटर के साथ ही है, क्योंकि मुझे वो इंजन बहुत सूट करता है, बहुत पसंद है। 5 साल से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अभी तक इतनी आवाज़ नहीं आती है उसमें कि केबिन तक उसके साउंड पहुँच जाए। और लगभग मैंने 60,000 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कम समय पे अपना रिव्यू बता रहा हूँ। तो 5 साल और लगभग 60,000 किलोमीटर मेरे हिसाब से 1.5 लीटर वाला इंजन बहुत अच्छा था, और अभी भी बहुत अच्छा है। 1.0 वाला जो है बहुत से लोगों को पसंद आएगा, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो आपकी पूरी मर्जी है। बाकी सीएनजी जो लोगों की रनिंग बहुत ज़्यादा है, वो सीएनजी अगर आप कंपनी फिटेड लेते हैं तभी आपको प्रॉफिट रहता है, आपकी वारंटी बनी रहती है, और बाहर और कंपनी से लेने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। सीएनजी जो होती है कागज़ पे चढ़ के आपको प्रॉपर लेनी होती है। तो अगर आपको सीएनजी बाद में लगवाने का मूड है तो इससे अच्छा है आप सीएनजी वेरिएंट ही परचेज कीजिए। मारुति की फैक्ट्री फिटेड जो सीएनजी होती है वो बहुत अच्छी चलती है, लोगों ने चला रखी है, 5-5 लाख किलोमीटर चला रखे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप उसी के साथ जाइए। फर्स्ट टाइम बायर हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन है कार परचेज करने को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके भी आप मुझे सीधे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिल जाता है। बाकी कुछ अगर रह गया हो तो आपको अगर कुछ ज़्यादा पता हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग।